इस वक्त घड़ी में 3:45 का वक्त हुआ है और दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां से ये पता चल रहा है कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और बांग्लादेश में इस वक्त हालात बहुत ख़राब बताए जा रहे हैं, हिंसक घटनाएं बढ़ चुकी हैं। बीते दिन ही हमारे सामने ये जानकारी आई थी कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा मौत हुई थी। और इस वक्त मेरे साथ हैं मेरे साथी अभिषेक, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। लगातार आप दुनियादारी शो में इन्हें देखते हैं, इनकी लेखनी को देखते हैं। इस वक्त बांग्लादेश की क्या तस्वीर सामने आ रही है, सीधा प्रश्न, और क्या हो रहा है वहाँ पर? जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस वक्त ये पता चला है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है और संभवतः वो भारत आ रही हैं। त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है, वहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। उस हेलीकॉप्टर में उनकी बहन शेख रेहाना और उनका एक भतीजा भी है, ये खबर है। और उस बीच में जो आर्मी चीफ हैं वहाँ के जनरल वाकिर उज जमान, उन्होंने देश को संबोधित किया है और ये कहा है कि जो सरकार चलेगी, अंतरिम सरकार का गठन होगा शेख हसीना के जाने के बाद, और उस सरकार में शायद सभी पार्टियों को शामिल किया जाए। और ये जो संबोधन था, ये कई कई देर से टल रहा था, कई घंटों से। पहले आया कि 2 बजे करेंगे, फिर आया 2:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर फाइनली उन्होंने 3:30 बजे, ये बांग्लादेश के समय के अनुसार, उन्होंने संबोधित किया। और फिर उन्होंने कहा कि अब जो कमान है वो हमारे सेना पास के होगी। हाथ में है। हाँ जी और उन्होंने जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कहा है कि आप अपने घर लौटिए, जी और जो हो चुका है जी। वो हो चुका एक चीज़ और, जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं जो बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, जिसमें नज़र आ रहे हैं प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। जी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर नज़र आ रहे हैं। ये कहाँ की तस्वीरें हैं और इस वक्त वो कहाँ पे इतना उग्र प्रदर्शन जो हो रहा है? जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जी वहाँ पे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा है। और देश के कई अलग अलग हिस्सों में भी हो रहे हैं थोड़े थोड़े जी बहुत प्रोटेस्ट। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आज प्रधानमंत्री का जो आवास है गोनो भवन, वहाँ घुस गए हैं और वहाँ वो तोड़फोड़ मचा रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स में वहाँ की बांग्लादेश की मीडिया में छपा है उसके मुताबिक मैं बताऊं तो शेख हसीना जाने से पहले, इस्तीफा देने से पहले, देश को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शन इतना उग्र हो गया, इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई कि उससे पहले ही उनको निकलना पड़ा, तो वो देश को भी संबोधित नहीं कर पाई। जी। तो ये जो तस्वीर लेटेस्ट है, लेकिन एक प्रश्न वही अभिषेक, जो हमारे बहुत सारे ऐसे नए दर्शक हैं जिन्हें बांग्लादेश में ये पूरी स्थिति आखिर क्यों बनी, ये हालात आज क्यों नज़र आ रहे हैं, इतनी बड़ी खबर अचानक कैसे बन गई, उसके बारे में नहीं पता। तो मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि जी आखिर ऐसे हालात बांग्लादेश में बने क्यों, ये प्रदर्शन किस चीज़ को लेकर हो रहा है, और क्या इनकी मांगे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं? ये जो प्रोटेस्ट है अभी जुलाई में शुरू हुआ था, ये नया प्रोटेस्ट नहीं है। जी ये 2018 में पहली बार हुआ था। और जो बांग्लादेश में कोटा सिस्टम है, आरक्षण सिस्टम, उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स, यानी 71 में बांग्लादेश बना, उससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था। वो जो आज का पाकिस्तान है उसका हिस्सा हुआ करता था, जी उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। वहाँ फिर भाषा के नाम पर आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वो वहाँ उर्दू थोपना चाहता था, जबकि यहाँ जो थे पूर्वी पाकिस्तान में, वहाँ बंगाली बोलने वाले ज़्यादा, बांग्ला बोलने वाले। जी तो उन्होंने उसका विरोध किया और कई दशकों तक, 2 दशकों तक चला प्रोटेस्ट। फिर 1971 में जब उन्होंने भारत पे हमला किया, पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध हुआ, और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नया मुल्क बनता जी है। आज़ाद हो। जी। जी तो शेख मुजीब पहले प्रेसिडेंट बने, फिर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट उन्होंने ली। शेख मुजीब को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जी। जाता है, जैसे हमारे यहाँ गांधी महात्मा हैं। गांधी जी को। जी जी। जो शेख हसीना है वो उनकी बेटी हैं। जी शेख हसीना शेख मुजीब की जब वो 4 साल वो रहे प्राइम मिनिस्टर, तब उनकी हत्या हो गई, फौज ने की, और फौज का एक धरा उस तख्ता पलट किया और पूरे परिवार को मार दिया। उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना, जो अभी हेलीकॉप्टर से निकली हैं बांग्लादेश से, ये दोनों विदेश में थे, तो वो दोनों बच गई। उसके अलावा लगभग परिवार के 17 लोगों की हत्या हुई उस सुबह। तो उसके बाद शेख हसीना भारत में रहीं जी कई वर्षों तक, उनको यहाँ शरण मिली। 81 में वो वापस जाती हैं, फिर वो आवामी लीग जो उनकी पार्टी है,
उसकी वो अध्यक्ष बनती हैं 91 में 96 में मेरे ख्याल से 96 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 2001 में वो जाती हैं, फिर 2009 में वो दूसरी बार आती हैं सत्ता में, और तब से अब तक वो सत्ता में हैं। 2024 के जनवरी में चुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने एक तरफा जीत, लगभग 300 सीटें हैं और उसमें से 240 के आसपास सीटें उनकी पार्टी और गठबंधन को मिले थे। तो विपक्ष कहीं था नहीं। तो जो शेख मुजीब की जो मैं बात कर रहा था, वो जो उनके साथ लड़े उनको फ्रीडम फाइटर्स माना गया कि वो स्वतंत्रता के जो आंदोलन था स्वतंत्रता का, उसमें उन्होंने साथ दिया। तो उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला 30%। टोटल आरक्षण था वहाँ पे 56%। उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए और महिलाओं के लिए, उसके अलावा डिजेबिलिटीज़ वालों विकलांगों के लिए था, और सबसे ज़्यादा आरक्षण लेकिन इनको था, फ्रीडम फाइटर्स के किन्स को, यानी उनके वंशजों को, जो बाद में उनके बेटे को, पोतों को। तो इसका विरोध कर रहे थे लोग। 2018 में पहली बार प्रोटेस्ट हुआ, तब सरकार ने हटा दिया था टेम्पररी, और फिर 2024 की जुलाई में हाई कोर्ट ने फिर से उसको बहाल कर दिया बांग्लादेश के अदालत ने। तो इसका विरोध हो रहा था। जब विरोध हुआ तो 15 जुलाई को ढाका यूनिवर्सिटी है राजधानी में, वहाँ पे जो आवामी लीग जो सत्ता में है अभी, उसके जो छात्र गुट, उसका जो छात्र गुट है बांग्लादेश छात्र लीग, उसने प्रोटेस्टर्स पे हमला किया और फिर वो क्लैश शुरू हुआ। तो और फिर हिंसा हो रही है, 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया वो मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई की और कहा कि आरक्षण आप हटा देंगे। आरक्षण हटाने का आदेश दिया। जो 56% था उसको 7% पे ले आया कि 7% आरक्षण रहेगा, बाकी की 93% जो सीटें हैं वो मेरिट पे डिसाइड होंगी। उसके बाद ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया था, लोग चले गए थे, कर्फ्यू हटा लिया गया था, बीच में इंटरनेट बंद है। लेकिन फिर 30 जुलाई को क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टर्स थे फिर से वापस आए नई मांगों के साथ, क्योंकि सरकार ने वहाँ जमाते इस्लामी एक पार्टी है उसको बैन कर दिया गया है चुनाव लड़ने से, लेकिन उसका जो छात्र संगठन है उसको बैन कर दिया था सरकार ने 28 जुलाई को। इसके बाद 30 को वो फिर से बाहर आए और नई मांगे रखी कि जो लोग मारे गए प्रोटेस्ट में उसके आधार पर प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे, उनके ऊपर मुकदमा चले और फिर नई सरकार आए। तो इस तरह की बातें हो रही थी। तो प्रोटेस्ट ये 4 जुलाई को शुरू हुआ, कहा गया कि शांतिपूर्ण होगा, लेकिन बहुत भयानक हिंसा हुई। कल 100 लोग मारे गए और जो बात हो रही थी कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन कल एक घटना है, सिराजगंज एक जगह है बांग्लादेश में, वहाँ एक पुलिस थाने में 13 पुलिस वालों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये छात्र हैं, छात्र आंदोलनकारी हैं, तो इस तरह की घटना वो हिंसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा अगला प्रश्न इसी चीज से जुड़ा है अभिषेक कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की भी बात हो रही है। आखिर क्या कुछ ऐसा है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो आंदोलनकारी होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, धरनों पर बैठते हैं, और कई ऐसे प्रोटेस्ट हैं जो लंबे वक्त तक चले। अब आप जिस तरीके से बता भी रहे हैं कि जुलाई से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और अगर आप इसको देखें तो 1 महीना भी पूरा नहीं बीता है और उसके बीच में इतने बड़े लेवल पर लोगों और बीच में जबकि वो छोड़ के चले गए थे कि प्रोटेस्ट वो खत्म कर चुके बिल्कुल थे और फिर नई मांगों के साथ आ रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की जो बात उठ रही है, तो क्या कुछ ऐसा है इसके पीछे कुछ नजर आ रहा है? कई सारी चीजें हैं। जैसे आपको अगर आप जो बांग्लादेश का इतिहास अगर आप देखें तो जब बांग्लादेश की लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त 2 गुट थे, एक जो आज़ादी का समर्थन कर रहा था और एक वो भी गुट था जो विरोध कर रहा था कि बांग्लादेश नहीं बनना चाहिए, हमको पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। वो लोग थे जमाते इस्लामी के लोग। जमाते इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके अलग अलग ब्रांचेज आपको हर देश में मिल जाएंगे। तो उन लोगों ने उनका साथ दिया था पाकिस्तान का, उसमें से कईयों को सज़ा हुई, बाद में फांसी की सज़ा मिली। तो ऐसे गुट अभी भी हैं जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, और ये थ्योरी चलती है कि ISI उनके जरिए जो इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है बांग्लादेश में, उसको बढ़ावा देती है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है आपको वेस्टर्न कंट्रीज वाली। क्या है कि जब शेख हसीना जो हैं, इनकी भारत और चीन दोनों से दोस्ती है, और वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ ऐसा है कि वो चाइना के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, इसलिए वो शेख हसीना की सरकार को बहुत पसंद नहीं करती।
शेख हसीना ने, उनका एक फेवरेट यूनिट है पुलिस की, वो आरएबी नाम है उसका, रैपिड एक्शन बटालियन। उस पे आरोप लगते हैं कि उसने मानवाधिकार उल्लंघन किए, नॉन जुडिशियल मर्डर्स, कस्टडी में हत्या, इस तरह की, तो उसको बैन किया है। कनाडा में शेख मुजीब की जो हत्या हुई उसमें जो 2 मर्डरर्स थे कन्विक्टेड, वो आज भी कनाडा में रह रहे हैं। तो शेख हसीना ये मांग करती थी कि उनको वापस भेजा जाए, और इसको लेकर दोनों देशों में गहमा गहमी हो रही है। जब ये चुनाव हुए 7 जनवरी वाले, तो इसमें शेख हसीना की पार्टी जीती, और अमेरिका ने कहा कि ये जो चुनाव है ये निष्पक्ष नहीं है, और कुछ और भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन्होंने कहा। फिर मई में शेख हसीना का एक इंटरेस्टिंग बयान आया कि कोई एक फॉरेन कंट्री है, उसने मुझे चुनाव से पहले ऑफर दिया था कि एयरबेस बनाने के लिए ज़मीन दीजिए अपने देश में, और फिर हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। क्या वो हिंट किसकी तरफ था, ये नाम एग्जैक्टली मेरा वही सवाल था कि क्या वो चीज सामने आई, या कुछ इशारा ऐसा मिला कि शायद वो वेस्टर्न कंट्री के कोई पावरफुल देश हो सकता है, या कोई ऐसा देश हो सकता है जिसे बांग्लादेश से बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति में रहा हो। वो नाम कभी उन्होंने लिया नहीं, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। बिल्कुल अभिषेक, जो बात आपने की, और जिस तरीके से ये भी है कि शेख हसीना या बांग्लादेश के रिश्ते भारत और चीन दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं, और भारत के साथ बॉर्डर्स एरिया भी लगते हैं, चाहे असम हो, बंगाल हो, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तमाम राज्यों के बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगते हैं। और अब जब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वो भारत शायद आई हैं इस घटना के बाद, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आपके पड़ोसी देश में जिससे आपके अच्छे संबंध हैं, वहाँ से स्थिति बन गई है। एक लास्ट अपडेट जो हम लोग जब शूट के लिए आ रहे थे, तो मैंने भी आज तक में फ्लैश चलते हुए देखा कि बॉर्डर्स पर जो है बीएसएफ के जवानों की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। तो भारत पर किस तरीके का असर रहेगा इस घटना जो का? बांग्लादेश जो है उसका जो लैंड बॉर्डर है, लगभग 4000 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर है भारत के साथ। तो अगर बांग्लादेश में कुछ भी होता है कभी भी, तो उसका असर पड़ता है। और जैसे रिश्ते हमारे नेपाल के साथ रोटी बेटी के कहे जाते हैं, उसी तरह के, लेकिन बॉर्डर खुला नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिश्ते हैं। कुछ सालों पहले कई गांव की अदला बदली हुई थी कि जो इंडिया में है वो बांग्लादेश को दिए गए, बांग्लादेश में जो थे वो भारत में लिए गए। तो इस तरह बॉर्डर्स का चलता रहता है। बहुत सारी नदियां बहती हैं जो भारत होकर फिर वो बांग्लादेश जाती हैं। जो सबसे बड़ा अभी एग्जाम्पल आपको मिलेगा, तिस्ता वाटर प्रोजेक्ट, उसके पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहता है। ममता बनर्जी कहती हैं कि नहीं, हम इस रेशियो पे नहीं मानेंगे, ये शेयर हम नहीं करेंगे, और उस तरह की चीज़ें। अभी जो शेख हसीना है, पिछले महीने 2 बार भारत आई थी। आपको इससे अंदाज़ा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तो उस शपथ ग्रहण समारोह में भी आई, और उसके 2 हफ्ते बाद वो फिर से आई स्टेट विजिट पे। उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे चर्चा हुई, और कहा गया कि रिश्ते नई दिशा में बढ़ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा बहस का विषय था तिस्ता वाटर प्रोजेक्ट। शेख हसीना भारत आने के बाद जून में, वो जुलाई में गई चीन, और चीन भी इंटरेस्टेड है तिस्ता वाटर में प्रोजेक्ट में, लेकिन वहाँ उस पर साइन नहीं किए उन्होंने। तो ये कहा गया कि जो शेख हसीना है वो भारत के प्रति झुकाव रखती हैं। और कुछ दिनों पहले ही एक मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश में, सी पोर्ट है, उसका एक्सेस भी भारत को मिला है। शेख हसीना ने ये कहा था कि जो मैं चाहती थी कि ये इस पोर्ट का अधिकार भारत को मिले, और वो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और जो विरोधी लोग हैं शेख हसीना के, वो भारत के भी विरोधी हैं। कुछ दिनों पहले वहाँ इंडिया आउट कैंपेन चला था मालदीव की तर्ज पर। जब अगर आपको याद हो, मालदीव में 2020 में शुरू हुआ, और वो मोहम्मद मुइज्जू जो उसी के आधार पर चुनाव जीतकर मालदीव में आए, और फिर भारत के साथ रिश्ते खराब हुए। तो जो भी अभी पार्टियां सरकार में आएंगी, सेना के साथ चलाएं या फिर सेना खुद चलाए, तो शेख हसीना वाला स्टैंड जो था वो अब नहीं दिखेगा। तो इंडिया विरोधी जो गुट हैं उनका प्रभाव बढ़ने वाला है, और भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात। जी, बहुत बड़ी चिंता की बात है। एक प्रश्न मेरा और आपसे है कि क्या बांग्लादेश के अंदर, जैसे अब वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं
उन्होंने आकर बयान भी जारी किया है और शायद शेख हसीना के वो निकलने का इंतज़ार भी कर रहे थे। क्या बांग्लादेश में जो आर्मी है वो पाकिस्तान जितनी ही पावरफुल है? क्या वो उनका प्रभुत्व उतना ज़्यादा रहता है सत्ता में, देश को चलाने में? ये अगर हम समझाना चाहें हमारे दर्शकों को। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ हिस्ट्री जो है, अगर हिस्ट्री आपको किसी भी देश के बारे में अगर जानना हो तो उसकी आप ज्योग्राफी देखिए और हिस्ट्री। तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ 50-50 का बैलेंस रहा है। 71 से 75 शेख मुजीब प्रधानमंत्री रहे, फिर सेना ने उनकी हत्या की और उसके बाद लंबे समय तक मिलिट्री रूल रहा। फिर 91 में चुनाव होते हैं डेमोक्रेटिक जिनको कहा गया। इस बीच में कई सारे आप देखेंगे मिलिट्री जनरलों का खून होता है। एक वहाँ की विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जी। उनकी नेता है खालिदा जिया, वो अभी शायद जेल में है। खालिदा जिया के जो पति थे जियाउर रहमान, उनका नाम भी आता है इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कि शेख मुजीब की हत्या में भी उनका हाथ था। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि उन्होंने ही शेख हसीना की वापसी का रास्ता खोला था। उनके ही आदेश के बाद शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटी थी। तो ये कहानी है। तो 91 के बाद 2006 तक स्थिति सामान्य रही। जी। सरकार आती रही, चुनाव होते रहे। फिर क्या होता है कि 2006 में प्रोटेस्ट होते हैं, हिंसक प्रोटेस्ट, फिर सेना हाथ में ले लेती है सत्ता। 8 में चुनाव होते हैं, फिर शेख हसीना आती हैं। तो जब तक शेख हसीना 2009 से अभी तक हैं, तब तक जो सेना का प्रभाव है वो जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए उतना ही रहा है। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट अभी बढ़ा, ये कहते हैं कि इस वजह से भी सेना के जो कुछ पावरफुल लोग थे वो नाराज थे कि हमें कंट्रोल में रखा जा रहा है जबकि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। इसीलिए ये भी एक चर्चा होगी और ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि जो अभी वाला जो प्रोटेस्ट था उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और उनसे मतभेद हुए शेख हसीना के कि कैसे रिस्पॉन्स किया जाए प्रोटेस्टर्स को, कैसे इसको ख़त्म किया जाए। और जब ऐसा लगा कि ये रुकने वाले नहीं हैं तो उसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने कहा कि अब आप देश छोड़ के जाइए। जी बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा अलग है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है कि 47 से वहाँ आधे समय सेना ने डायरेक्ट रूल चलाया, फिर बाकी समय उन्होंने इनडायरेक्ट, यानी असली पावर वहाँ रावलपिंडी से चलती है। रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। जी। एक और मेरा प्रश्न आपसे है कि अब सीधी सी बात, कि अब बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें वहाँ आगे बढ़ेंगी? क्योंकि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आर्मी चीफ हैं जनरल वाकिरुज्जमान, उन्होंने कहा है कि हम सर्वदलीय सरकार टाइप का कुछ बनाएंगे, सभी पार्टियों के साथ बातचीत करेंगे। और लेकिन मेन जो पावर रहेगी वो मेरे ख्याल से, और जितना मुझे पढ़कर समझ आया है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वो सेना के पास ही रहने वाली है। तो जो पार्टियों का या फिर आप कहें डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसका बहुत ज़्यादा अब वो इफ़ेक्टिव नहीं रहने वाली है। जो आवामी लीग है, जो उनके कार्यकर्ता हैं या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन हो सकता है। या फिर जो अफसर अभी शामिल रहे इस प्रोटेस्ट को दबाने में, उनके खिलाफ आप कार्रवाई देख सकते हैं। तो अगले जो कुछ दिन होंगे वो बहुत ही अराजक होने वाले हैं और भारत सरकार कर भी रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। और उन्होंने कल ही एडवाइजरी जारी की थी कि आप बांग्लादेश में कहीं भी आने जाने से बचें और जो भारत के नागरिक अभी बांग्लादेश जाने की सोच रहे हैं वो ना जाएं। जो नागरिक वहाँ पर होंगे मौजूद, भारत के नागरिक, क्या उन्हें लेकर कोई अपडेट या विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ बयान आया है इस पर? उनके लिए इमरजेंसी नंबर्स जारी किए गए हैं, हम उसको अपनी स्क्रीन पे चला देंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। जो अलग अलग कॉन्सुलेट हैं वहाँ पे, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एडवाइजरी दी है कि अगर आप किसी भी स्थिति में फंसे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भारत सरकार इमरजेंसी प्लान बिल्कुल तैयार करके रखी होगी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो एयरलिफ्ट या बाकी चीज़ें भी की जा सकती हैं। तो ये तमाम अपडेट्स थे जो बांग्लादेश से जुड़े हमें मिल रहे हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें नज़र नहीं आ रही इस वक्त।
आपको फिर से एक बार बता दूं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और जो हमें जानकारी मिल रही है बांग्लादेशी मीडिया से, वो ये मिल रही है कि वो भारत आई हैं बांग्लादेश छोड़कर, और वहाँ पर इस वक्त अराजकता जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आगे जो भी अपडेट्स आते हैं, जो नई जानकारी आती है, वो ललन टॉप पर आपको मिलेगी। हमारे आज के दुनियादारी शो में आपको इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से हर बारीक से बारीक चीज़ समझाई और बताई जाएगी। अगर आप कोई भी नई चीज़ जानना समझना चाहते हैं इसके बारे में, जिसका जवाब आपको चाहिए, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि शो में उसकी भी जानकारी आपको दें। मेरे साथ मेरे साथी थे अभिषेक, मेरा नाम है विपिन। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।